हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। तो हमने 6th क्लास की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो शुरू की हुई है, जिसमें हमारे पहले जो 9 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो हम 10th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर जो टाइटल दिया है वो है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। यानी कि जो व्यापारी थे उनका जीवन कैसा था। अगर व्यापारी थे तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाली शक्ति थी। वो शक्ति कौन थी? राजा कंट्रोल किया करते थे। जैसे आज कोई भी क्या है, कोई भी ऑफिसर होता है किसी भी लेवल के ऊपर, वो अपनी कोई भी मंत्री है, वो अपना मंत्रालय को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अंडर जो भी चीजें आती हैं वो सारी उस मंत्री के हाथ में होती है, मंत्री की कंट्रोल में होती है। उसी प्रकार से उस टाइम के अंदर क्या होता था, राजा जो होता था वो सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता था। यानी कि व्यापारी हैं, तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि व्यापारियों को कंट्रोल करने का काम कौन करता था? राजा करता था। तो अब राजा है तो राजा के नीचे क्या है, उसकी सेना भी होगी, उनके मंत्री भी होंगे, उनका एक काफी बड़ा साम्राज्य होगा, जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं, थर्ड जो पॉइंट है वो तीर्थ यात्री। यानी कि जब अलग अलग जो कुछ तो मतलब भारत के जो भी तीर्थ यात्री थे उनका वर्णन इसमें नहीं किया गया है, लेकिन जो लेकिन जो विदेशी तीर्थयात्री आए थे, जो भी चीन के थे, यूनान के थे या और कोई कंट्री के थे, तो उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट तीर्थयात्री है उनके बारे में बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत के अंदर किस चीज का वर्णन किया, कैसे उन्होंने भारत का वर्णन किया, या क्या उन्होंने कोई भारत की ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी उसका वर्णन किया, उसकी प्रसिद्धि का वर्णन किया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। तो ये बात हम करेंगे किसके बारे में? तीर्थ यात्री के बारे में ये बात बताई गई है। तो अगर हम इसमें पूरे चैप्टर को देखें, पूरे चैप्टर में देखो क्या बताया गया है। इसमें जो पहला टॉपिक दिया है वो दिया है कि व्यापारी और व्यापार के बारे में। मतलब हमने पीछे क्या देखा है कि उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। कौन से बर्तन हैं? तो ये उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन हैं। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल ये उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे, यानी कि क्या मीडियम था। आज ये हमें जो अवशेष है बर्तनों के वो इस स्थान पर देखने को मिलते हैं, तो ये किस तरह से किसी दूसरे स्थान पर से लेकर यहाँ तक पहुंचे, कैसे आए थे वो, कैसे ये यहाँ पर अभी तक बचे हुए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर भी एक हमारे मन में क्या है, क्वेश्चन उठता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहां से व्यापारी इनको मतलब क्या है, जहां पर ये बर्तन बना करते थे ना, वहां से व्यापारी क्या होते थे, अलग अलग जगहों के ऊपर जाते थे व्यापार करने के लिए। तो शायद हो सकता है कि वो व्यापारी अपने साथ में इन बर्तनों को जहां पर वो व्यापार करने जाते थे वहां पर ले गए, और उन्होंने वहां पर इन बर्तनों को कभी कभार रख दिया होगा, या वो वहां पर भूल गए होंगे। यानी कि ये एक अनुमान लगाया जाता है कि इस प्रकार से हो सकता है वो ये बर्तन यहाँ से उस दूसरे वहां मतलब अलग अलग जगहों पर वो फैल गए थे। क्यों? क्योंकि ये बात इसलिए सवाल ये उठता है क्योंकि इन बर्तनों को इस स्थान के ऊपर बनाए जाने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है हमें, कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है कि ये बर्तन यहाँ पर बनाए गए थे, उसके लिए कोई अलग से फैक्ट्री लगाई गई थी या कोई छोटा सा कारखाना बनाया था। इसीलिए इस बात का ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि व्यापारी ही थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। तो शायद उन व्यापारियों ने बर्तनों को एक स्थान से क्या है अलग अलग जगहों के ऊपर पहुंचाने का काम किया था। दक्षिण भारत, ये पॉइंट जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के अंदर पूछा जा सकता है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से पुकारा जाता है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ में बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। यानी कि जो रोम देश है, रोम देश की कुछ चीजें भारत की किसी दक्षिण भारत के किसी छोटे से क्षेत्र में मिल रही है। तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये लगाया जाता है कि उस समय में भारत का
और जो रोम है, दोनों देशों के बीच में व्यापार होता था, वो बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर व्यापार हो रहा था। यानी उनके बीच में जो संबंध थे वो काफी अच्छे संबंध बताए गए हैं। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट इसमें देखो क्या दी गई है, व्यापार से जुड़ी हुई एक कविता दी गई है। तो इस कविता के अंदर जो मैं बताऊं मेन चीज क्या है, व्यापार के प्रमाण हमें कहाँ पर मिलते हैं, तो व्यापार के जो प्रमाण है वो हमें एक तो संगम कविताओं में मिलते हैं। ये संगम कविताएं क्या थी, जो तमिल जो कवि थे उनके द्वारा जो सम्मेलन किया गया था, उन्हीं के अंदर जो कविताएं लिखी गई थी उन्हें संगम कविताएं बोलते हैं। ठीक है। और इसके अंदर कौन से तट का वर्णन किया गया है, जो पूर्वी समुद्र तट है वहां पर एक पुहार नाम का पोर्ट है, उस पोर्ट का वर्णन किया गया है इसके अंदर। ठीक है। कौन से साइड का है, तो पूर्वी जो है, जैसे अगर हम ये मैप बनाए, इस तरह से मैप है, ये हमारा नॉर्थ का एरिया है, ये साउथ का है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यानी इस साइड कोई एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है, पुहार बंदरगाह है या पुहार पोर्ट है, उस पोर्ट के बारे में ये कविता लिखी हुई है। तो अगर क्वेश्चन पूछा भी गया तो ये पूछा जाएगा कि जो पुहार पोर्ट है वो कौन सी साइड है। ऑप्शन हो सकते हैं जैसे वेस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड है, या फिर अरब सागर के अंदर है, बे ऑफ बंगाल के अंदर है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर सिर्फ इतनी ही चीजें हैं, उसके बाद में नहीं आगे इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है यानी इस कविता के अंदर, ये कविता पढ़ने का तो कोई मीनिंग नहीं है। अगर कविता के अंदर कोई सेंटेंस है जिसको थोड़ा वैल्यू दी गई है तो हमें क्या करना चाहिए कि उस सेंटेंस को ही ध्यान में रख लेना चाहिए। कविता को तो याद में रखने की या देखने की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसके अंदर कोई खास चीज नहीं बताई गई है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले, इसमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या फिर अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ में चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। भारत के अंदर कौन सा मानसून है, तो भारत के अंदर जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मानसूनी हवाएं चलती हैं। भारत में जो मानसून आता है, ठीक है, तो कहाँ से शुरू होता है, भारत में मानसून आना केरल से शुरू होता है। भारत के अंदर कौन सा मानसून आता है, तो भारत के अंदर दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो पवनें होती हैं जो वर्षा की शुरुआत करती हैं। लेकिन जब जो धीरे-धीरे मानसून केरल से शुरू होकर बिल्कुल क्या है, हिमाचल प्रदेश तक पहुँच जाता है। हिमाचल प्रदेश के बाद में मैक्सिमम 5 सितंबर और 15 सितंबर के बाद में मानसून जो होता है वो वापस लौटना शुरू कर देता है। और फिर वो आते-आते बिल्कुल हमारे क्या है, फरवरी मतलब पीक पॉइंट आ जाता है जब वो तमिलनाडु के अंदर आकर वर्षा करता है। और जो वापस लौटता हुआ मानसून होता है उससे वर्षा कौन सी होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून की पवनें होती हैं जो कि लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा करती हैं। और वर्षा कहाँ पर करती हैं, जो तमिलनाडु का एरिया है बिल्कुल नीचे वाला, जो साउथर्न पार्ट है इंडिया के अंदर, बिल्कुल तमिलनाडु का एरिया है जहाँ पर कोरोमंडल तट है, उस तट के ऊपर लौटता हुआ मानसून यानी कि उत्तर पूर्वी जो मानसून की पवनें होती हैं वो वर्षा करती हैं। कहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट, या फिर हम कह सकते हैं कन्याकुमारी, या फिर कह सकते हैं तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है लौटते हुए मानसून के कारण। समुद्री तटों के साथ लगे राज्य यानी कि कौन कौन से राज्य किस प्रकार से हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भारत में एक बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पठार, पहाड़ और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी नदी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति आ चुकी है। संगम कविताओं में मूवेदर, हाँ इस वर्ड को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन सीटेट में पिछली बार नहीं, शायद उससे पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि मूवेंदर क्या होता है। तो मूवेंदर जो होता है वो एक तमिल शब्द है जिसका मीनिंग क्या होता है, तीन मुखिया, जिसके अंदर किसकी बात की गई है, चोल, चेल और पांडे, ये तीन मुखिया की बात की गई है। इसका प्रयोग तीन शासक के परिवार के लिए किया जाता है। शब्द क्या है, तो इस शब्द का नाम है मूवेंदर। शब्द का नाम क्या है, शब्द का नाम है मूवेंदर। अब इसमें देखो कौन से है वो तीन, तो वो है चोल, चेल और पांडे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इसको ध्यान में रखना, सीटेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। चोल, चेल और पांडे।
और ये कब का टाइम बताया गया है, तो लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत के अंदर ये काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र होते थे। एक जो सत्ता केंद्र होता है, दो सत्ता केंद्र पता है क्यों बताया इन्होंने, क्यों दो सत्ता केंद्र बताने का मीनिंग है, जैसे ये हमारा अगर हम मैप डोनेट करें इसको, तो इसका मतलब है एक तो इस साइड इनके क्या है, यानी कि समुद्र के अंदर बनाए हुए थे, और दूसरा क्या था, उनका जो अंदर का भाग है, इन अंदर के भाग के अंदर बनाए गए थे। यानी एक एक तो यहाँ पर बनाया था इन्होंने और एक एक यहाँ पर बनाया था, तीन थे टोटल, कितने हो गए, 6 इन्होंने अपने केंद्र बना रखे थे अलग अलग। ठीक है, 6 केंद्र बनाए थे, जिसमें से क्या है, एक तटीय और दूसरा अंदरूनी हिस्से में बनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया सी टेट में, तो इस टॉपिक को ध्यान में रखना करना है। इस तरह से 6 केंद्रों में से 2 केंद्र बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो कौन सा है, पतनपुहार या फिर कावेरी पट्टनम है, और दूसरा जो है पांडे की राजधानी मदुरई का है। ये मुखिया कौन सा है, या पुहार या फिर कावेरी पट्टनम बोल सकते हैं, और दूसरा क्या है, मदुरई का एक पोर्ट है जो कि महत्वपूर्ण, इसके अंदर 2 केंद्र बताए हैं। पहला कौन है, पुहार या फिर कावेरी पट्टनम कह सकते हैं, और दूसरा क्या है इसके अंदर, पांडे की राजधानी क्या है, मदुरई है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करके लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास में रख लेते थे और बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट दिया करते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा की और कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या फिर सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसमें लगभग 200 वर्षों के बाद में पश्चिम भारत के अंदर 200 वर्षों के बाद में पश्चिम भारत में कौन सा शासक आ जाता है, सतवाहन राजवंश आया। सतवाहन राजवंश का सबसे प्रमुख राजा कौन था, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी प्रमुख राजा है। उसके बारे में हमें उनकी मां गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिण पंथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता है, यानी कि ध्यान में रखना, 200 वर्षों के बाद में पश्चिम भारत में कौन सा राजा आता है, सातवाहन वंश का राजा आता है। नाम क्या है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी नाम है। माँ का नाम क्या है, माँ ने एक अभिलेख लिखा था, गौतमी बलश्री है इनकी माँ का नाम। और ये सतवाहन वंश के अंदर जो शासक थे, इनकी विशेषता क्या थी, इनका नाम इनकी माँ के नाम के ऊपर इनका नाम रखा जाता था। तो इनकी माँ का नाम है गौतमी बलश्री नाम है इनकी माँ का। इन्होंने एक अभिलेख लिखा था, उस अभिलेख में हमें किसका वर्णन पता चलता है, तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो सतवाहन वंश का शासक है उनका वर्णन मिलता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, तो इनको क्या है, दक्षिण पंथ का स्वामी कहा जाता है। दक्षिण पंथ का मीनिंग क्या होता है, दक्षिण की ओर जो जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते का जो स्वामी है, जिसके कारण इन्हें दक्षिण पंथ का स्वामी कहा जाता था। किसको कहा जाता है, सतवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी को कहा जाता है। इनकी माँ का नाम क्या है, गौतमी बलश्री नाम है इनकी माँ का। और सतवाहन वंश की विशेषता क्या थी कि इनके जो भी बच्चे होते थे, बच्चों के नाम अपनी माँ के नाम के ऊपर रखे जाते थे। और जो बाकी वंश थे, जैसे मुगल वंश और थे, जो भी थे ये, इनके अंदर क्या होता था, बच्चों का नाम उनके पिता के वो नाम पे या फिर उनके दादा के नाम पे रखा जाता था, माँ के नाम पे नहीं रखा जाता था। ये सतवाहन वंश दूसरे जो वंश थे उनसे इस कारण अलग था। और कब इसका डेवलपमेंट हुआ, तो 200 वर्षों पहले डेवलपमेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये कई बारी कथन कांड में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं और वो ही गलती का पॉइंट होते हैं। जैसे ये जो सतवाहन वंश था, ये पश्चिम जो भारत था, पश्चिम भारत के अंदर इसका डेवलपमेंट हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कई बार जो कथन कांड के क्वेश्चन आ जाते हैं उनके अंदर ये बताया जाता है कि सतवाहन वंश की शुरुआत 200 वर्ष पहले उत्तर भारत के अंदर हुई। तो हमें लाइन देखने से ये लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट लाइन दे रखी है, लेकिन वास्तव में जहाँ पश्चिम भारत आना था वहां पर उत्तर भारत के कारण ये पूरा कथन ही गलत हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही जो लाइनें होती हैं, वो ही हमें क्या करती है, टारगेट करती है एग्जाम के अंदर, और वो ही गलत हो जाती है हमसे। तो इसको ध्यान में रखना। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए ये भी नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्व पश्चिमी और दक्षिणी तटों के ऊपर कहाँ पर इसने अपनी सेनाएं भेजी थी, तो सिर्फ एक उत्तर भारत को छोड़कर इसने पूर्व के अंदर अपनी सेनाएं भेजी, पश्चिम में अपनी सेनाएं भेजी और दक्षिण भारत के अंदर भी इसने अपनी सेनाएं भेज दी थी। यानी कि एक उत्तर भारत का इलाका था जहां पर इसने अपनी कोई सेना नहीं भेजी थी। अब ये आगे जो इसमें दे रखा है,
वो रेशम मार्ग की कहानी दे रखी है, तो ये रेशम मार्ग की कहानी हम कल करेंगे, रेशम मार्ग की कहानी। ये रेशम मार्ग की कहानी ये कर लेती हैं, बाकी कल हमें बुद्ध की कहानी है वहां से शुरू करेंगे, बुद्ध धर्म से। इसमें देखो क्या बताया गया है, रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग की अगर हम कहानी की बात करते हैं तो इस कहानी में क्या बताया गया है, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। यानी कि इनकी जो वैल्यू होती थी, रेशमी कपड़े की वैल्यू, वो दूसरे कपड़े के कंपैरिजन के अंदर क्या होती थी, दूसरे कपड़ों के कंपैरिजन के अंदर रेशमी जो कपड़े होते थे इनकी वैल्यू क्या होती थी, ज्यादा मानी जाती थी। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया होती थी। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाला जाता था, फिर सूत की कताई की जाती थी, फिर उसको भुना जाता था, इस प्रकार रेशम बन जाता था। लेकिन जो रेशम कपड़ा था वो काफी क्या है, ज्यादा टफ तरीके से बनता था, आसानी से नहीं बनता था, महंगा भी होता था, जिसके कारण ये एक जो उच्च वर्ग के लोग थे ना, वो रेशमी कपड़े पहनते थे। क्यों पहनते थे? ताकि वो क्या है, अपनी आपको जो बाकी लोग हैं उनसे वो अलग दिखा सके कि उन्होंने इतना महंगा कपड़ा पहना हुआ। क्यों? क्योंकि वो अमीर है, इसलिए वो रेशम के कपड़े का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जो रेशम था वो सबसे पहले कहाँ पर बनना शुरू हुआ था? मैक्सिमम 7,000 साल पहले ये चीन के अंदर बनना शुरू हुआ था। चीन ने इस तकनीक को खोजा। फिर क्या हुआ कि चीन के जो लोग थे, जब वो दूसरे देशों को जाते थे, वहां पर कोई वो एग्रीमेंट साइन करते थे या कोई व्यापार के लिए हस्ताक्षर करते थे, तो वो उपहार के रूप में उन राजाओं के लिए रेशम के शॉल लेके जाते थे या रेशम का बना हुआ कोई मतलब वस्त्र लेके जाते थे, उनके लिए उपहार में देते थे। वो राजा जो होते थे उनको वो वस्त्र काफी मुलायम होते थे, अच्छे चमकीले होते थे, तो वो उनको ज्यादा पसंद आते थे। इसलिए उन्होंने चीन से इस रेशम की मांग की। फिर धीरे धीरे ये जो तकनीक थी रेशम बनाने की, वो चीन से बाहर उसको फैलाया गया, और इस प्रकार से हमें ये रेशम की खोज और पता चलती है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7,000 साल पहले हुआ। इस तकनीकी को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़े और ऊंट पर कुछ लोग दूर दूर के जगहों पर जाते थे और अपने साथ में रेशम कपड़े ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग क्या है यात्रा करते थे, उसे क्या कहा गया है? रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट का नाम दिया गया है। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई थी। करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच में रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया था। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि चीन ने इसे कहलाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले व्यापारी जो होते थे वो क्या है, टैक्स भी लिया करते थे। इसमें सिल्क रूट तथा इसकी अपनी शाखाएं दिखाई गई हैं। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि वो इस रास्ते के ऊपर यात्रा कर रहे व्यापारियों से क्या है, उन्हें शुल्क और तोहफे के रूप में लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट के नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सबसे जो प्रसिद्ध शासक है वो होता था, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने सिल्क रूट के ऊपर कंट्रोल किया था? तो वो कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। इसने शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तन तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज के द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले भी शासक कौन थे? तो ये कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाली व्यापारी इनका प्रयोग करते थे, यानी इन कुषाणों ने ऐसे सोने के सिक्के लॉन्च कर दिए, जिन सोने के सिक्कों का इस्तेमाल जो इस सिल्क रूट के ऊपर यात्रा करते थे ना, रेशम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भेजा करते थे व्यापारी, वो इन सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे। तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्या है, कंट्रोल करने वाले शासक कौन थे सिल्क रूट के ऊपर? तो वो भी कुषाण थे। सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे, वो भी कुषाण थे। सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? ये सीटेट के अंदर पहले वाले जो एग्जाम हुए हैं, इसे जो अब दिसंबर में हुआ है, जो पहले दिसंबर से पहले वाला जो एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि कुषाण जो थे, मतलब सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे सबसे पहले? तो वो कुषाण ने जारी किया था।
ये हमारा हाफ चैप्टर हो चुका है। कल हम आगे इस चैप्टर के ऊपर क्लास लेंगे, जिसमें हम बौद्ध धर्म का प्रसार जो था ये कैसे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर अगर पूरा चैप्टर करेंगे तो वो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इसके अंदर तो शायद ये लास्ट ही चैप्टर है इस बुक के अंदर, तो और उसके बाद में हम देखते हैं हमारी जो ये है क्या ज्योग्राफी जो है 6th क्लास की, ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी तो कंप्लीट होगी। और उसके बाद में अभी कुछ काम होना बाकी है कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो भी 6th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी की है, वो क्वेश्चन अभी बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद में हम पीवाईक्यू क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे, जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए। वैसे तो मैंने चैप्टर के साथ आपको बता दिया, लेकिन फिर भी एक एग्जाम फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और कैसे आने की और संभावना है। तो ये इसका खत्म होने के बाद में, ये शायद कल खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में हम हमारा ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, लाइक एंड शेयर। ओके।